हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमएसपी मिशन सक्सेस पॉइंट में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के साइंस के टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इसे आप लोग देखें और कॉपी पर भी लिखें, ताकि कॉपी पर लिखने से आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा। देखिए, दहन किसे कहते हैं, तो दहन के बारे में समझिए। देखिए, दहन वैसा पदार्थ, दहन किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलकर, वैसा पदार्थ जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलकर ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करे, ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करे, उसे क्या कहेंगे? दहन कहेंगे। तो देखिए, जल जब उबलेगा तो क्या ऊष्मा प्रकाश उत्पन्न होगा? नहीं। मोम पिघलेगा तो क्या ऊष्मा प्रकाश उत्पन्न होगा? नहीं। तो हमारा जो ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्सर्जित होगा किसमें? पेट्रोल का जलना। क्या? पेट्रोल का जलना। तो क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो क्या हो जाएगा? पेट्रोल का जलना। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन का है कि मेंडलीफ ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधा को चुना? तो मेंडलीफ जो है अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधा को चुना। किसको? मटर के पौधे को। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर का है कि निम्नलिखित में कौन अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग बोले तो जिसका काम अब उपयोग नहीं है, जिसका उपयोग पहले होता था लेकिन अब नहीं होता है। तो यह देखिए अपेंडिस। क्या? यही हमारा जो है अपेंडिस है। क्या है? अपेंडिस है। अब जो है इसका कोई काम शरीर में नहीं है, इसको काट कर हम लोग क्या, जब ज़्यादा इसमें सूजन दर्द होने लगता है तो इसको क्या करते हैं? काट कर हटा देते हैं। तो हमारा इनमें से कौन अवशेषी अंग है? तो हमारा क्या हो जाएगा? अपेंडिस। कौन हो जाएगा? अपेंडिक्स। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? 4 नंबर क्या कर रहा है? चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन जो है किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है वनों के संरक्षण से है। देखिए ध्यान से, यही जो है हमारा क्या है? चिपको आंदोलन। क्या है? चिपको आंदोलन। देखिए चिपको आंदोलन में होता क्या था? चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा, किसके द्वारा? सुंदरलाल बहुगुणा। किसके द्वारा? सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा शुरू किया गया। यह जो है कहां पर शुरू किया गया? तो यह जो है उत्तराखंड में। कहां? उत्तराखंड। यह जो है उत्तराखंड से शुरू किया गया और जो है सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया। इसमें क्या होता था कि जब भी कोई वृक्ष काटने आता था तो लोग क्या हो जाते थे? पेड़ों से चिपक जाते थे। इसको क्या कहते थे? चिपको आंदोलन। देखिए ध्यान से, यह क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि सुंदरलाल बहुगुणा का जो है, सुंदरलाल बहुगुणा का हाल ही में अभी निधन हुआ है, जिसके चलते यह बहुत चर्चा में है। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का आवर्धन m है? तो लेंस के आवर्धन m बराबर होता है v/u। क्या? v/u। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर? 6 नंबर। 6 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग है? निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग है? तो देखिए, नेत्र का जो रंगीन भाग है वह परितारिका होगा या आइरिस होगा। क्या? आइरिस या परितारिका। देखिए यही जो है, यह जो नीचे लटका हुआ है, यही जो है हमारा क्या है? आइरिस या फिर परितारिका है। क्या है? आइरिस या फिर परितारिका है। तो नेत्र का कौन सा भाग रंगीन होता है? तो आइरिस या परितारिका। कौन? आइरिस या परितारिका। अब देखिए 7 नंबर। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? वर्ण मतलब क्या होता है? वर्ण मतलब रंग। वर्ण मतलब रंग। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से सूर्य के प्रकाश जाता है और प्रिज्म से होकर जब गुजरता है तो सबसे ज्यादा वर्ण विक्षेपण जो है किसका होता है? वॉयलेट का, अर्थात बैगनी का। किसका? बैगनी का। तो बैगनी तो ऑप्शन में है नहीं कि कौन? बैगनी तो ऑप्शन में है नहीं। तो बैगनी के बाद में जामुनी, बैगनी, जामुनी, जामुनी के बाद में नीला, जामुनी के बाद में नीला। तो हमारा ऑप्शन में क्या है? नीला है। तो देखिए ध्यान से, सबसे ज्यादा किसका वर्ण विक्षेपण होगा? नीला का। किसका? नीला का। देखिए क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि किसका तरंग धैर्य सबसे ज्यादा होता है? तो तरंग धैर्य सबसे ज्यादा पूछेगा तो लाल का। क्या? लाल का जो है तरंग धैर्य सबसे ज्यादा, लाल रंग का तरंग धैर्य क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा। लेकिन पूछेगा कि वायुमंडल में प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है? तो किसका हो जाएगा? नीला। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? नीला। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन का है कि प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है?
तो प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य जो है हमें वास्तविक किरण से कितना 2 मिनट पहले दिखाई देता है? तो यह जो है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय अपवर्तन। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसका आवर्त फलन है? आवर्त फलन मतलब कहने का मतलब कि किसके अनुसार है। तो देखिए ध्यान से, आधुनिक आवर्त सारणी जो है जो परमाणुओं के संख्याओं के बढ़ते क्रम पर है। किस पर? परमाणु के संख्याओं के बढ़ते क्रम पर। जैसे जैसे हम इधर से इधर जाएंगे परमाणु संख्या क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो आवर्त सारणी जो है परमाणुओं के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। कैसे सजाया गया है? परमाणु के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन का है कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहती है? क्षैतिज मतलब यह सब कतार, यह क्या है? क्षैतिज कतार है। यह सब क्या कहलाता है? क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है? तो क्षैतिज कतार जो है यह आवर्त कहलाता है। क्या? आवर्त कहलाता है। यही पूछ देगा कि ऊर्ध्वाधर क्या? ऊर्ध्वाधर कतारें, तो ऊर्ध्वाधर पूछ देता तो क्या हो जाता है? वर्ग। ऊर्ध्वाधर कतार को क्या कहते हैं? वर्ग। जबकि क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं? आवर्त। ऊर्ध्वाधर कतार देखिए ये हो जाएगा ऐसे ऐसे, यह जो है ऊर्ध्वाधर कतार हो जाएगा। जबकि क्षैतिज कतार कौन हो जाएगा? यह होला। तो क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं और ऊर्ध्वाधर कतार को वर्ग या फिर समूह। वर्ग या समूह। देखिए ध्यान से 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन का है कि लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयुक्त है? अर्थात कहने का मतलब है कि लोहे के जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो ग्रीस लगाकर एकदम कर सकते हैं। ग्रीस लगाकर हम लोहे के ऊपर जब जंग लगने लगता है उस पर ग्रीस घास देंगे तो एकदम जंग नहीं लगेगा। पेंट लगाकर आप लोग देखे करते हैं कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर पेंट किया जाता है, या फिर जिंक की परत चढ़ाकर, तो यह भी होता है जिंक की परत चढ़ा के। इनमें सभी, तो इनमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी। इनमें सभी। देखिए ध्यान से, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। क्या? गैल्वेनाइजेशन, या इसी को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। क्या? गैल्वेनीकरण। तो यह जो है यह बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन या फिर गैल्वेनीकरण। गैल्वेनाइजेशन या फिर गैल्वेनीकरण। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो किसको हम काट सकते हैं? सोडियम को। किसको काट सकते हैं? सोडियम को। तो ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो किसको? सोडियम को। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने पानी को दूधिया कर देगा? निम्नलिखित में जो है कौन सी गैस चूने पानी को कैसा कर देगा? दूधिया कर देगा। तो देखिए ध्यान से, चूने पानी अर्थात CaOH के होल ट्वाइस, अब प्लस में अगर इसके ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारेंगे तो क्या प्राप्त होगा? CaCO3। कैसा? CaCO3। अब प्लस में कितना? H2O। प्लस में H2O। यही जो है इसका रंग कैसा होता है? दूधिया। कैसा होता है? दूधिया। और यह जो है क्या है? चूने का पानी है। क्या है? चूने की पानी। चूने की पानी। तो देखिए ध्यान से, तो कौन सी गैस जो है चूने के पानी को, कौन सी गैस? तो यही ना गैस है। चूने के पानी को कौन सी गैस? यही ना गैस है जो कैसा कर देता है? दूधिया कर देता है। कैसा कर देता है? दूधिया कर देता है। तो चूने के पानी को कौन सी गैस जो है दूधिया कर देता है? तो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। जब चूने के पानी पर हम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? वह कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात दूधिया रंग प्राप्त हो जाएगा और तथा साथ ही साथ जल प्राप्त होगा। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन का है कि टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो टार्टेरिक अम्ल हमारा किस में पाया जाता है? इमली में। टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली में। देखिए यहाँ पर यह लिस्ट जो है हम प्रोवाइड करा दिए हैं। पूछेगा अगर नींबू में, संतरा में या फिर किसी भी खट्टे पदार्थ में तो कौन सा अम्ल हो जाएगा? सिट्रिक अम्ल। अगर कच्चे सेव में पूछेगा तो मौलिक अम्ल। अगर टमाटर में पूछेगा तो ऑक्जेलिक अम्ल। सिरका में पूछेगा तो एसिटिक अम्ल। दही में पूछेगा तो लैक्टिक अम्ल। चींटी में पूछेगा तो फॉर्मिक अम्ल। और मधुमक्खी के डंक में पूछेगा तो मेथेनोइक अम्ल। अब इससे ज़्यादा जो है नहीं पूछ सकता है। इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता है। तो इतना ये सब डाटा जो है इस सारणी को क्या कर लेना है? याद कर लेना है। इसको क्या करना है? याद कर लेना है। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन का है
कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। क्या जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O। और देखिए यहाँ से सी और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर पूछेगा, यह भी पूछता है बहुत बार, प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी पूछा है, तो क्या हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O, कितना, हाफ H2O। तो जब हम लोग जिप्सम को गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अगर जिप्सम का सूत्र पूछेगा तो CaSO4 इंटू 2H2O, अगर क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछ देगा तो CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो यह सूत्र जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या करना है, इसको याद कर लेना है। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन का है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। तो देखिए जिंक, क्या जिंक प्लस में कौन सी, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है, तो ZnSO4 बन जाएगा, प्लस में कौन सी गैस, H2 गैस, कौन सी गैस, H2 गैस। तो पूछेगा क्वेश्चन कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। क्या, हाइड्रोजन गैस। यह जितना भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। हम सोच रहे हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारा का सारा जितना अभी तक क्वेश्चन है वो सभी हम उसका वीडियो बनाकर अपलोड कर दें। तो आप लोग देखिए और इसको देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि के निकलने वाली हार्मोन है। तो क्वेश्चन क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। तो यह जो हमारा आंसर हो जाएगा वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। कहां से, पिट्यूटरी ग्रंथि से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या करे कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। तो देखिए ध्यान से, अमीबा में अलैंगिक जनन जो है किस विधि द्वारा, विखंडन विधि द्वारा। देखिए मान के चलिए कि यह मेरा कोई अमीबा है, फिर यह इस धीरे धीरे इसमें 2 केंद्रक हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पर यह अपना पतला कर लेता है और इसको इस शेप में और इसको इस शेप में, और उसके बाद में क्या होता है अपना अलग अलग एक केंद्र को लेकर विभाजित हो जाता है। तो इस विभाजन को क्या कहते हैं हम, विखंडन विधि। इस विधि को क्या कहते हैं, विखंडन विधि। तो अमीबा में कौन सी मतलब कि जनन होती है, तो विखंडन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा जनन होता है, तो विखंडन विधि द्वारा। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि फूलों का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। फूलों का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। तो फूलों का अंडाशय जो है वह क्या में बदल जाता है, फल में बदल जाता है। जबकि बीजांड जो है वह किस में बदल जाता है, बीज में बदल जाता है। किस में, बीज में। तो पुंकेसर का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, तो अंडाशय। आप पूछेगा कि फूल का कौन सा भाग बीज में बदल जाता है, तो बीजांड हो जाता है। क्या, बीजांड हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है कि फूलों का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। तो कौन सा भाग फल में बदल जाता है, तो अंडाशय। कौन, अंडाशय। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, ऑस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। तो ऑस्टोमेटा के जो है खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है, मूलरोम। कौन, मूलरोम। ऑस्टोमेटा को खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को कौन करता है, मूलरोम। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। निम्नलिखित में से कौन वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वृक्क के क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई है। यह भी क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछ चुका है, यह भी क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछ चुका है। तो निम्नलिखित में से कौन वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, तो नेफ्रॉन। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है। तो रक्त तो होगा नहीं, स्वदेशी ग्रंथि होगा नहीं, स्वेद ग्रंथि और अग्नाशय भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा जो उत्सर्जी है, तो उत्सर्जी है कौन है, तो उत्सर्जी जो है वृक्क है। कौन है, वृक्क है। तो वृक्क जो है हमारा क्या है, उत्सर्जी अंग है। क्या है, उत्सर्जी अंग है। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एंड्रोजन क्या है। एंड्रोजन क्या है, तो एंड्रोजन एक प्रकार के नरलिंग हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है, एक प्रकार के नरलिंग हार्मोन है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि एंड्रोजन क्या है, तो एंड्रोजन एक प्रकार के नरलिंग हार्मोन है। एंड्रोजन जो है पुरुषों में पाए जाने वाले, क्या, पुरुषों में
पाए जाने वाला एक हार्मोन है, पाए जाने वाला एक हार्मोन है। तो एंड्रोजन क्या है? यह जो है पुरुषों में पाए जाने वाला एक हार्मोन है। अब देखिए 24 नंबर, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो देखिए ध्यान से, जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगा तो उसे क्या कहेंगे? उपचयन कहेंगे। जब किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन आकर जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन जुटेगा तो क्या होगा? उपचयन। क्या होगा? उपचयन। हम उपचयन, अपचयन, ऑक्सीकारक, अवकारक, अवकरण, अवकरण, ये सब जितना भी है, अपचायक, उपचायक, इस सब के बारे में एक हम अलग से वीडियो डाल देंगे, आप लोग टेंशन ना लीजिए कीजिए। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है? उपचयन है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है? उपचयन है। अब देखिए 25 नंबर, 25 नंबर कह रहा है कि अम्ल का पीएच मान। तो अम्ल का पीएच मान जो होता है 7, देखिए ध्यान से, अम्ल का पीएच मान, तो अम्ल का पीएच मान जो होता है 7 से कम। कितना? 7 से कम। क्षार का पीएच मान पूछता तो 7 से अधिक, 7 से अधिक। अगर यही उदासीन का पूछ देता तो उदासीन का तो 7, उदासीन का कितना? 7। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक, जबकि उदासीन का पीएच मान 7, उदासीन का पीएच मान 7। अब देखिए 26 नंबर, धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या है? तो धोने का सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। कितना? 10H2O। तो देखिए Na2CO3 तो सब में है, लेकिन 10H2O अब खोजना है, तो 10H2O किस में है? इसमें है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन कौन हो जाएगा? हमारा बी। ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी। क्वेश्चन कभी कभी यह भी पूछ देता है कि धोने वाला सोडा में जल के कितने अणु विद्यमान होते हैं? तो जल के कितने अणु विद्यमान होंगे? 10 अणु, यही ना है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि धोने वाला सोडा में जल के कितने अणु विद्यमान होते हैं? तो कितना अणु विद्यमान होगा? 10। कितना? 10। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन का है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन महसूस होता है, यह किस, मतलब कौन सा अम्ल होता है? तो मधुमक्खी के डंक में हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे, कौन सा अम्ल पाया जाता था? मेथेनोइक अम्ल। कौन? मेथेनोइक अम्ल। यही देखिए मधुमक्खी है और यहीं डंक से कौन सा अम्ल छोड़ देती है? मेथेनोइक अम्ल, जो हमारे शरीर के अंदर चला जाता है और वहां पर सूजन टाइप पे हो जाता है और अंदर अंदर जलन पैदा होने लगता है। तो यह किस अम्ल के कारण होता है? मेथेनोइक अम्ल के कारण। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन का है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन जो है कुटपादों द्वारा पकड़ता है। देखिए अमीबा का ऐसा शेप होता है, मान के चलिए जैसे ही यह यहाँ पर भोजन देखेगा, अब यह क्या करेगा कि अमीबा अपना ऐसा शेप बना लेगा। कैसा? ऐसा। यहाँ पर भोजन आ जाएगा और उसके बाद में क्या करेगा अमीबा, उसको जो है ऐसे ऐसे करके यहाँ पर पकड़ लेगा और भोजन यहाँ पर आ जाएगा। वो आसानी से अपना भोजन क्या करेगा? ग्रहण कर लेगा। तो अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कुटपादों द्वारा। किसके द्वारा? कुटपादों के द्वारा। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो है पत्तों में होता है। किस में होता है? पत्ता में। पौधा में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्ता में। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर को ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। शरीर जो है श्वसन की क्रिया द्वारा ही ऊर्जा को प्राप्त करता है। तो वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। तो थैंक्स दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।